हेलो दोस्तों, पॉइंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त लकी और मैं लाया हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी जीके टेस्ट 5। दोस्तों आज हमारा जीके पॉलिटी का 5वां संस्करण है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग टेस्ट दोगे। दोस्तों टेस्ट शुरू करने से पहले मैं आप सभी से ये अनुरोध करूंगा कि कृपया आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग टेस्ट दे सके। दोस्तों आज के टेस्ट में 15 क्वेश्चन होने वाले हैं एज़ यूजुअल। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फिर मैं उस आंसर्स को एक्सप्लेन करता हूं और आपको एक आंसर से बहुत सारे आंसर सीखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा पॉलिटी जीके टेस्ट 5। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, Which of the following writ is issued by the High Court or Supreme Court to compel an authority to perform a function that it was not performing? दोस्तों हिंदी में अगर मतलब जाने तो निम्नलिखित में से कौन सा रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है जो कि किसी कार्य को करने के लिए एक प्राधिकरण को मजबूर करने के लिए ही वो कार्य नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, 3 सेकेंड हो चुके हैं। दोस्तों मैंने आपको रिट्स पढ़ाई हैं। मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट्स दी जाती है और 5 रिट्स होती हैं। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको ये पढ़ाया था। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो दोस्तों आज इसके आंसर आप बहुत अच्छी तरह देने वाले हो। तभी मैं कहता हूं अगर वीडियो देखना है तो दोस्तों सारी वीडियो देखो, बहुत ज्ञान मिलेगा बहुत। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर यहाँ पर बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रिट जारी करता है, ठीक है, क्या करने के लिए, क्योंकि वो अपने कार्य ठीक से नहीं कर रहा है। उसको मैंने कहा था ना आपको, जब कोई कार्य ठीक से नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट क्या करता है, उसके खिलाफ रिट जारी करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर है दोस्तों मैंडेमस, यानी कि परमादेश। यानी कि उसको आदेश दे रहा है किसी अथॉरिटी को कि भाई तुम अपना काम ठीक से करो, तुम्हारा दायित्व क्या है ना। दोस्तों मैंने आपको ये ऑलरेडी कराया है। तो इसका आंसर है दोस्तों सी। देखो यहाँ पर है मैंडेमस इज एन ऑर्डर फ्रॉम अ कोर्ट टू एन इन्फीरियर गवर्नमेंट, सरकार को, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिशियल ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट ऑफिशियल टू प्रॉपर्ली फुलफिल देयर ऑफिशियल ड्यूटीज और करेक्ट एन एब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन। दोस्तों ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑलरेडी जो हमने रिट वाली वीडियो पढ़ी थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन है और दोस्तों इसका जो आंसर था वो था सी। तो ये रहा दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, Which of these is not included as a fundamental right in the Indian Constitution? दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल आएगा। जैसे कि आपको पता है हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो हार्ड क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चंस दोनों से मिलके बनता है। तो बिल्कुल मैंने भी वहीं से क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसका आंसर देखो क्या है, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों। तो चेक करते हैं कौन सा नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच बिल्कुल है, राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बिल्कुल ये भी है दोस्तों, और राइट टू ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। दोस्तों हिंदी में जाने तो आप पढ़ सकते हो, बोलने की स्वतंत्रता, कानून समक्ष समानता की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और काम व मातृत्व राहत की मानवीय स्थितियों का आधार। दोस्तों ये जो है ना, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये वाला फंडामेंटल राइट नहीं है दोस्तों। ये जो है ना, मैंने इसलिए इतना आसान क्वेश्चन इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसके पीछे एक लॉजिक होता है, मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये तो इसका आंसर हो गया है ना। तो व्हाट इज़ द बेसिक इन्फॉर्मेशन बिहाइंड इट, सो लेट्स चेक। तो दोस्तों ये है इसके पीछे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यानी कि ये जो चीज़ है ना आर्टिकल 42 में लिखा हुआ है दोस्तों। आर्टिकल 42, ठीक है, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन टू वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। द स्टेट शेल मेक प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन of work and for maternity relief. It is a part of directive principle of the state policy। दोस्तों ये directive principle of the state policy का एक पार्ट है। मैं आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है और ये चीज़ आर्टिकल 42 में लिखी हुई है कि काम करने की और मातृत्व रिलीफ जो आपको मिलेगी, ठीक है, उनका अधिकार ये है आर्टिकल नंबर 42 में, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट में नहीं है। वैसे भी दोस्तों आर्टिकल 42 है और फंडामेंटल राइट तो दोस्तों हमारे 12 से 35 तक है ना। तो ये आपको अगर थोड़ा सा बेसिक पता हो तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अ कोर्ट कैन इशू। दोस्तों मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए एक अदालत क्या जारी कर सकती है। दोस्तों मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकार आपसे छिन गए हो, तो आपके पास एक चारा बचता है। आप क्या करते हो, रिट, यानी कि फंडामेंटल राइट कोर्ट क्या करता है, रिट इशू करता है। आपके पास यही सहारा होता है। मैंने कल बताया था 5 रिट्स होती हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, ठीक है, और भी आगे इसमें डिस्कस करते हैं, बहुत सारे रिट्स फिर आएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे जाते हैं। इसका आंसर था दोस्तों, इसका आंसर था हमारे पास सी, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
हाँ, तो ये तो उसका इसका जो सोल्यूशन हो गया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उनके पास पावर होती है क्या करने की, हैबिस कॉर्पस, क्यो वाइंटो, मैंडेमस, ठीक है, सर्टियोरारी और प्रोहिबिशन वगैरह है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 एंड 226। दोस्तों यहाँ पर जो 32 और 226 की बात हो रही है दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। 32 में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है, 226 में हाई कोर्ट की पावर होती है दोस्तों, मैं आपको ये समझा चुका हूँ। और इसमें जो अधिक पावरफुल होता है दोस्तों वो 32 आर्टिकल होता है, मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं। दोस्तों ये है ना, ये चीज़ मैं जानबूझ के आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए, और हिंदी वाले बच्चे ये ना समझे कि ये तो इंग्लिश में लिखा है, आखिर मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ, है ना, तो बात कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअली दोस्तों दिक्कत क्या है ना, हिंदी टाइपिंग करने में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा इंग्लिश में टाइप कर दूँ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज शॉर्ट टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी कॉस्ट। दो यहाँ पर फिर से क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द किया जाए। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि, चलो आप पहले आंसर दे दिए, मैं पहले ही आपको आंसर बता दूंगा तो फायदा है। चलो तो आपके 3-4 सेकंड हो चुके हैं। दोस्तों जीएस बहुत आसान होता है, आपको पता है कि जीएस में आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना, आपको पता है आंसर आता है तो आता है, नहीं आता तो आगे बढ़ो, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आंसर देखते ही समझ में आ जाएगा आपको दोस्तों। तो इसका आंसर जो है आपका वो है दोस्तों बी है दोस्तों, यहाँ पर बी है, ठीक है। और सर्शियोरारी जो है इसका आंसर है। सर्शियोरारी में क्या होता है दोस्तों, किसी कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो हायर कोर्ट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है। और यहाँ पर यही बात की गई है, ठीक है, किस रिट की मांग की जाती है कि एक प्राधिकरण का आदेश रद्द किया जाए। तो रद्द कब करते हैं, सर्शियोरारी। दोस्तों मैंने आपको बताया प्रोहिबिशन और सर्शियोरारी दोनों एक जैसे ही है। सर्शियोरारी और प्रोहिबिशन में क्या क्या होता है, प्रोहिबिशन में होता है दोस्तों कि सजा सुनाने से पहले ही हम हायर कोर्ट पर चले जाते हैं, और सर्शियोरारी में क्या होता है दोस्तों, सजा सुनाने के बाद हायर कोर्ट में जाता है, रीट पेश देते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बस यहाँ पर सर्शियोरारी का ही मतलब समझाया गया है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय। दोस्तों भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदलकर पुनर्भाषित कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, तो देखते हैं दोस्तों ऑप्शन में क्या क्या है। ऑप्शन में एब्सोल्यूट मेजोरिटी है दोस्तों, पूर्ण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी है, एक साधारण बहुमत, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग। दोस्तों ये कोई स्टेट की, राज्य की सीमा बदलना कोई ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सा काम होता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, सिंपल मेजोरिटी होती है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से काम होता है। क्योंकि दोस्तों 2/3 ये जो मेजोरिटी है दोस्तों, ये कुछ जो बड़ी चीज़ें हो रही होती है उसमें काम होता है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी होती है दोस्तों, ये चुनाव में काम आते हैं। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल है, क्या है यहाँ पर है हमारे पास सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। अगर संसद किसी राज्य की सीमा का नाम बदले या पुनर्भाषित करे या उसकी बाउंड्रीज में बदलाव करे, तो दोस्तों ये होती है सिंपल मेजोरिटी। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, अगला क्वेश्चन हाँ, ये ना मैं यहाँ पर समझा रखा है कि जो ऑर्डनरी बिल होता है वो सिंपल मेजोरिटी से पास होता है दोनों हाउस में, ठीक है, प्रेसिडेंट को भेजा जाता है। तो सिंपल मेजोरिटी जो होती है वो पार्लियामेंट में मेजर होती है, और इसी की वजह से जो भी, ठीक है, दिस रिफर्स टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द। बस वो सिंपल मेजोरिटी ये होती है कि जहाँ पर क्या होता है दोस्तों 50 से ज़्यादा वोट पड़ जाए, 50% से ज़्यादा वोट पड़ जाए, वही सिंपल मेजोरिटी कहलाती है ना। तो बस यही चीज़ समझाई गई है, ठीक है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह देखना है तो दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ पर रोज़ ये सब PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, सो दैट आप इसको रिविजन कर सको। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बहुत ही भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो देखिए क्या क्या है, जस्टिस, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, एडल्ट फ्रेंचाइजी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों इंटीग्रिटी वर्ड आपको पता है 42 में डाला गया था, है ना, आपको ये पता है। जस्टिस भी था, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी थी। दोस्तों क्या नहीं था यहाँ पर, जो था एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था दोस्तों, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं था, ठीक है, नहीं है, मतलब कहाँ पर नहीं है, जो प्रियम्बल में। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि जो प्रियम्बल के बारे में कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पर द प्रियम्बल इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव विच वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू ऑन 13 दिसंबर 1946। दोस्तों ये जो एडल्ट फ्रेंचाइजी का कंसेप्ट आया था भारत में, ये बाद में आया था, तो उससे पहले दोस्तों ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए प्रियम्बल में नहीं है। प्रियम्बल में क्या है, एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं है, क्योंकि नेहरू जी ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी अपने ऑब्जेक्टिव ड्राफ्ट किए थे, तो उनमें दोस्तों उस वक्त में उनमें क्या क्या था, उसमें जस्टिस था, उसमें द लिबर्टी था, उसमें इंटीग्रिटी ऑफ नेशन था, और एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आगे चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन्यूमरेटेड एज अ फंडामेंटल राइट
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में इसे बताया कि कौन सा मौलिक अधिकार के रूप में नहीं माना गया है, किसको नहीं माना गया है। दोस्तों किसको नहीं माना गया है, आप मुझे, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने क्यों डाला है आपको पता है, क्योंकि आई वांट टू गिव यू सम बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, इसीलिए मैं आपको कि बहुत आसान क्वेश्चन भी इसमें डालता हूँ, ठीक है, सो दैट आपको पता है, मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन के अंदर जो गहन चीज़ें छुपी हैं वो चीज़ें सीख पाओ। तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल है दोस्तों, राइट टू फ्रीडम भी है, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। दोस्तों क्या नहीं है, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है दोस्तों। पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 के अंदर था, आप जानते होंगे, जो लोग ने थोड़ा अध्ययन किया होगा वो जानते होंगे। पहले राइट टू प्रॉपर्टी भारत के फंडामेंटल राइट, जो हमें फंडामेंटल दिए हैं, मूल अधिकार दिए, उसके अंदर हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है दोस्तों। इसको 44th अमेंडमेंट के तहत हटा दिया गया था और 300A में इसको लीगल राइट के तौर पे इसको रखा गया था दोस्तों। तो देखते हैं तो क्या था, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं दोस्तों। देखो, द राइट टू प्रॉपर्टी वॉज इनिशियली प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 में था, वो तो है आर्टिकल 31 में था, ठीक है, आर्टिकल 31 में था। वॉज एबोलिश बाई 44th अमेंडमेंट, मैंने कहा था आपको 1978 में हटा गया था। इट इज़ मेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, सॉरी लीगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था। और किसके अंदर रखा गया था इसको रखा गया था आर्टिकल 300A में रखा गया है, ठीक है, जो कहता है कि देयर इज नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, मतलब कि हर किसी को अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार है, मतलब अधिकार नहीं कह सकते, मतलब अपनी प्रॉपर्टी लेने से आपको कोई रोक नहीं सकता। बस कौन रोक सकता है, एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ द लॉ, यानी कि कानून से बढ़कर तो कोई नहीं, आपको पता है ना, तो कानून रोक सकता है आपको, लेकिन उसके बाद आपकी अगर प्रॉपर्टी है तो वो आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है। बस शर्त यह है कि कानूनी तौर से वो प्रॉपर्टी क्लियर हो, आपकी हो। तो दोस्तों ये जो पहले जो था दोस्तों, ये राइट टू प्रॉपर्टी 31 आर्टिकल में था, उसका उस 31 आर्टिकल को हटा दिया गया और जैसे कि मैंने आपको बताया वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे उसको रखा गया, किस पर, आर्टिकल 300A पे उसको रख दिया गया। दोस्तों देखो, ये था मेरा मेन मकसद। पता तो किसको नहीं है कि राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है ना, ये तो सब रटा होता है, लेकिन दोस्तों ये चीज़ें ना, ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता होती है। तो मेरे क्वेश्चन के माध्यम से ये होता है कि आपका टेस्ट भी हो जाए और आपको ज्ञान भी मिल जाए, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को देता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग बिल द प्रेसिडेंट मस्ट अकॉर्ड हिज सैंक्शन विदाउट सेंडिंग इट बैक फॉर फ्रेश कंसिडरेशन, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों में से राष्ट्रपति को नए सिरे से विचार के लिए भेजे बिना अपनी मंजूरी देनी होती है। तो दोस्तों किसको देनी होती है, आप ये भी जानते होंगे दोस्तों, मनी बिल को राष्ट्रपति वापस नहीं कर सकते ना, राष्ट्रपति इस बिल को वापस नहीं कर सकते, यानी कि क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की मर्जी होती है ना कि बिल कब कानून बनता है, बिल कानून तब बनता है दोस्तों जब उसमें राष्ट्रपति अपना साइन कर देते हैं। लेकिन कभी कभी राष्ट्रपति क्या करते हैं, जैसे मान लो दोनों हाउसेस से बिल पास हो गया तो राष्ट्रपति उसको दोबारा देखने के लिए भेजते हैं कि भाई आप दोबारा इसको विचार करने के लिए भेजते हैं, लेकिन मनी बिल को नहीं भेज सकते। मनी बिल एक बार अगर हाउस से पास हो गया, और वो भी हमें पता है कि दोस्तों मनी बिल के केस में ज़्यादा पावर किसकी है, मैंने आपको पार्लियामेंट के उसमें पढ़ाया था, अभी बताऊंगा नहीं मैं, क्योंकि बता दिया तो फिर आप वीडियो नहीं देखोगे, आप जाओ वीडियो में देखो, मैंने एक चीज़ बता रखी है कि मनी बिल की पावर किस में ज़्यादा है, किस में नहीं है, राज्यसभा की पावर क्या है, लोकसभा की पावर क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर मनी बिल है। और दोस्तों मनी बिल को मैंने आपको आर्टिकल भी बता रखा, मनी बिल को आर्टिकल 110 में समझाया गया है कि मनी बिल क्या है, 110 में बताया गया है। और मैंने आपको ये भी समझाया है कि 108 में ज्वाइंट सेशन होता है, 110 में क्या होता है, मनी बिल होता है, और 112 में बजट होता है। दोस्तों मैंने आपको ये पढ़ा रखा है, बस आपको करना क्या है, आपको हमारी पुरानी वीडियोस देखनी है जो कि पॉलिटी सीरीज में चल रही है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है आज का, द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड रेस्ट इन। दोस्तों बहुत अच्छी बात है, मौलिक कर्तव्य जो हैं ये फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये किस में है दोस्तों, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोस्तों कहाँ है, ये आप जानते हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दोस्तों भाग 4 में है, भाग 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़, है ना। अब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है दोस्तों ये कब डालेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज एंट्रीज इन पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 51A के अंदर हैं। इनको इंसर्ट किया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, है ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी पढ़ाऊंगा, बस एक बार ये पॉलिटी सीरीज हमारी खत्म हो जाए, उसके बाद मैं आपको टॉपिक वाइज कभी आपको मैं आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा, कभी मैं आपको ये जितने भी अमेंडमेंट्स है ये पढ़ाऊंगा। बस ये है ना कि आप लोग टेस्ट दीजिए और मुझे कमेंट कीजिए कि हमने टेस्ट दिया है, इतने मार्क्स आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइट टू वोट इन इलेक्शन टू अ पार्लियामेंट इज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हमारे पास, हम पार्लियामेंट के इलेक्शन में वोट करते हैं ना, तो वो वोट कौन सा है हमारे पास, संसद के चुनाव में मतदान का अधिकार किसके तहत आता है, फंडामेंटल राइट के तहत आता है, नेचुरल राइट के आता है, या लीगल राइट के तहत आता है, नन ऑफ दिस आता है। दोस्तों वोट करने का अधिकार जो है वो लीगल राइट है, यानी कि लीगल मतलब कानूनी अधिकार है। हमारे पास 2 अधिकार होता है ना, एक संवैधानिक होता है और एक कानूनी होता है। दोस्तों कानूनी अधिकार क्या है हमारे पास, लीगल राइट है, वोट देना, है ना। और आपको पता है वोट देने हम कौन से आर्टिकल के तहत वोट दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता रखा है, कितनी उम्र से दे सकते हैं, पहली बार
भारत में वोटिंग कब हुई थी, पहली बार मिड टर्म इलेक्शन कब हुए थे। दोस्तों ये एक एक चीज़ मैंने बता रखी है, आप मुझे फॉलो करो, पेपर आपका चुटकियों में निकलेगा, चुटकियों में। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखो मेरे को पता, राइट टू वोट लीगल राइट है, कन्फर्ड बाय द स्टेट, ठीक है, स्टेट का इलेक्शन कर सकता है। लीगल राइट इज क्रिएटेड बाय ऑर्डिनरी लॉ दैट कैन बी टेकन अवे बाय चेंजिंग द लॉ। अच्छा, मतलब अगर कानून में बदलाव हो गया तो इस लॉ को, ये लॉ हमसे वापस लिया जा सकता है ना। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट आस्किंग द लोअर कोर्ट टू सेंड रिकॉर्ड ऑफ द पर्टिकुलर केस ऑन इट ग्राउंड। ओके, ये वही बात होगी दोस्तों कि मतलब अगर कोई पुराना केस चल रहा हो, उसका रिकॉर्ड ऊपर वाली कोर्ट को देना हो, तो दोस्तों ये कौन सा होता है, हबिस कॉर्पस तो नहीं होता दोस्तों। हबिस कॉर्पस में तो क्या होता है, 24 घंटे के अंदर न्यायालय पेश करना होता है। क्यों वांटो क्या होता है दोस्तों, क्यों वांटो क्या होता है, किसी अथॉरिटी से हम ये पता कर सकते हैं कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर काम कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। सर्शियोरारी जो है बिल्कुल ये होगा दोस्तों, मैनामेंडस हमें पता है, हम किसी रिट जो है किसी अथॉरिटी को, किसी पब्लिक ऑफिसर को हाई कोर्ट रिट दे सकता है कि आप अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हो। और देखो सर्शियोरारी जो है दोस्तों, सर्टियोरारी जो यहाँ पर ये है, इसके ये यहीं पर होता है कि कोई लोअर कोर्ट में अगर कोई फैसला सुनाया गया है तो अपर कोर्ट में उस फैसले को सही किया जा सकता है। अगर वो सही हुआ तो फिर लोअर कोर्ट के फैसला को अमान्य माना जाता है ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, इसका आंसर सी है। ये शायद मैंने पहले भी, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आज की सीरीज़ में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये दोस्तों इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट इशू करता है रिट, है ना, ये सारे रिट शुरू करता है। और मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 के तहत करता है, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट करता है ना। और बाद में इसमें यही कहानी लिखी कि अगर लोअर कोर्ट में कोई भी केस अगर मतलब सज़ा सुनाई गई है, अगर फिर मान लो कि किसी को सज़ा सुना दी, ठीक है, अब मान लो उसको लगा कि हाँ उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो वो क्या कहता है, हायर कोर्ट में जा सकता है, तो हायर कोर्ट उसको रिट देगा दोस्तों। यही केस होता है, मैं आपको ऑलरेडी कल समझा चुका हूँ दोस्तों। यहाँ पर द फंक्शन ऑफ प्रोटेम स्पीकर, बहुत अच्छी बात दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। प्रोटेम स्पीकर आपने सुना होगा, प्रोटेम स्पीकर या नहीं सुना होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन आज आपने सुन लिया है ना। प्रोटेम अध्यक्ष का क्या कार्य होता है दोस्तों। प्रोटेम अध्यक्ष कौन होता है, पहले तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जब भी चुनाव होते हैं तो लोकसभा का स्पीकर तय नहीं होता है। लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव होते तो स्पीकर होगा नहीं। तो दोस्तों जब तक स्पीकर का चुनाव, स्पीकर को चुनने के लिए, क्योंकि आपको पता है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनते हैं, मैं आपको बताया था, राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर चुनते हैं, तो इसके लिए तो टाइम चाहिए ना। तो दोस्तों तो जब तक स्पीकर नहीं बनता है तब तक के लिए एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है ना। तो वो प्रोटेम स्पीकर क्या करता है, वो दोस्तों जितने भी नए मिनिस्टर एमपीस लोग जो आए होते हैं दोस्तों सभा में, हाउस में, उनसे शपथ दिलाते हैं। पहले दिन जो सेशन होता है तो सब लोग शपथ देते हैं कि मैं अपना काम ढंग से निभाऊंगा। तो वो शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, वो शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर, है ना। और कब तक रहता है वो, जब तक कि एक नया स्पीकर ना चुना जाए तब तक रहता है दोस्तों। ये ऐसा नहीं है कि स्पीकर की पोस्ट खाली होगी तो प्रोटेम स्पीकर आ जाएगा। प्रोटेम स्पीकर दोस्तों शुरू में ही बनाया जाता है जब इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के होने के तुरंत बाद जब पहला सेशन होता है दोस्तों, पहले दिन ही सेशन के पहले दिन ही प्रोटेम स्पीकर की घोषणा की जाती है, ताकि प्रोटेम स्पीकर जब तक कि वहाँ का स्पीकर ना चुना जाए तब तक उस जगह को संभाल पाए, है ना। तो दोस्तों मैंने आंसर तो आपको बता ही दिया है। तो आंसर क्या होगा, चेक इफ द इलेक्शन सर्टिफाइज, हमें ये नहीं होगा, कंडक्ट द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस इन एब्सेंस ऑफ द स्पीकर। बिल्कुल दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मैंने आपको बताया ना कि स्पीकर के एब्सेंस होने से नहीं मतलब यहाँ पर है शेयरिंग इन द मेंबरिंग एंड होल्ड चार्ज टिल द रेगुलर स्पीकर इज इलेक्टेड। गुड, ये आंसर है दोस्तों। मैंने कहा था ना कि सदस्यों को शपथ दिलाता है और नियमित स्पीकर चुने जाने तक कार्रवाई संचालित करता है, ठीक है। तो ये होता है प्रोटेम स्पीकर का काम। तो दोस्तों ये था प्रोटेम स्पीकर। आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यहाँ पर दिया हुआ प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग। मैंने कहा था फर्स्ट मीटिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर इलेक्शन। द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर selected by the members of the parliament is held under the प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर के अंदर ये काम होता है। द मेन ड्यूटी ऑफ द प्रोटेम स्पीकर इज टू एडमिनिस्ट्रेट ओथ ऑफ द ऑफिस टू द न्यू मेंबर ऑफ द हाउस, ठीक है। दोस्तों ये प्रोटेम स्पीकर का काम होता है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 13, एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। दोस्तों आपको पता होगा एंटी डिफेक्शन लॉ, है ना, एंटी डिफेक्शन लॉ ये आपको पता होगा। तो ये दोस्तों किस में है, ये है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन कानून दिया गया दोस्तों, ये है 10वीं में, है ना, 10th में। तो 10th शेड्यूल में है, 10वीं अनुसूची में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया है। दोस्तों एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अगर कोई चुनाव जीतने के बाद पार्टी चेंज करता है तो दोस्तों ये डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन मैंने आपको समझाया था, ये आर्टिकल्स में हम समझेंगे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास बाय द पार्लियामेंट 1985 एंड 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, एंड द 10th शेड्यूल विच लेट डाउन द प्रोसेस बाय विच अ लेजिस्लेटर मे बी डिस्क्वालीफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। यानी कि वो उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं अगर वो अपनी पार्टी में बदलाव करता है चुनाव जीतने के बाद, है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों डिफेक्शन और एंटी डिफेक्शन, ठीक है। तो
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का फीचर कौन सा है? इसमें से फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है? दोस्तों फेडरल गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो जहाँ पर हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं संघीय सरकार, यानी कि सरकार का संघ होता है, यानी कि सरकार बटी हुई होती है ना। तो दोस्तों बटी हुई सरकार मतलब यहाँ पर स्टेट्स होंगे, यूनियन होगा, है ना, अलग अलग होगा। तो सुप्रीमेसी ऑफ पावर, तो संसद की सर्वोच्चता नहीं, ये नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ संसद बड़ा नहीं होता है। सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी, यहाँ पर जुडिशरी बड़ा होता है, नहीं, यहाँ पर जुडिशरी बड़ा नहीं होता। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड गवर्नमेंट, बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर पावर डिवीजन ऑफ पावर, फेडरल का मतलब ही डिवीजन ऑफ पावर होता है। ये क्लास 10th के दोस्तों पॉलिटी के चैप्टर में है। जब मैं आपको एनसीईआरटी सीरीज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये चीज़ समझाऊंगा कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, ठीक है। होल्डिंग टुगेदर पावर होता है दोस्तों, एक कमिंग टुगेदर होता है, ये भी हम सब समझेंगे। एक होल्डिंग टुगेदर, एक कमिंग टुगेदर, ये सब हम बताऊंगा मैं आपको। लेकिन दोस्तों अभी टेस्ट हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर था दोस्तों हमारा सी, ठीक है। यहाँ पर था संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन। अच्छा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो मेथड है दोस्तों वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है, आप बताओ मुझे कहाँ से लिया गया है। तब तक वो लिया गया दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान के राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड से लिया गया। दोस्तों हर दिन मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसा जरूर कराता हूँ, ठीक है। और भारतीय संविधान में प्रेसिडेंट के चुनाव कहाँ से लिया गया? मैंने आपको ये चुनाव के बारे में है, हाँ चुनाव के बारे में, ये आयरलैंड का है। मैंने आपको बताया महाभियोग कहाँ से लिया गया है, महाभियोग मैंने आपको बताया था यूएसए से लिया गया है। तो हर चीज़ें अलग अलग देश से ली गई हैं, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस यही है ना कि आप बने रहोगे तो पढ़ोगे। द मेथड ऑफ इलेक्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों ये थे आज के बेहतरीन 15 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको टेस्ट पसंद आया होगा। अभी भी दोस्तों अगर आपने शेयर नहीं किया है तो बाकी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और अपने आप को आजमाइए कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले टेस्ट में।